सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। सीए फाइनलिस्ट लेके आ गया हूं मैं आपके लिए वो वीडियो जिसका था आपको इंतजार, ऐसे 800। इस ऐसे 800 की वीडियो में हम ऐसे 800 को पूरा का पूरा रिवाइज करेंगे अलोंग विद द क्वेश्चंस। यस, सारे कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस मैं आपको अच्छे से करवा के दूंगा। प्लस जो भी अमेंडमेंट आई है वो भी मैं आपके साथ एकदम डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। तो ये आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन हो जाएगा, जहां पे कॉन्सेप्ट्स भी हो जाएंगे और क्वेश्चन भी हो जाएंगे। सर ये वाले बोर्ड नोट्स हमको कहाँ मिलेंगे? तो ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन करके रख लो, कहीं आपसे आगे जाके कुछ मिस ना हो जाए। ठीक है, सो विदाउट मच अडू लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। और हाँ, वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले अपनी अटेंडेंस जरूर लगा देना लाइक करके, ताकि ये बाकी सीए फाइनलिस्ट तक भी पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं ऐसे 800 के साथ। ऐसे 800 किसकी बात करता है? स्पेशल कंसिडरेशन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड यूजिंग स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। अब सर, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क समझने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जनरल पर्पस फ्रेमवर्क, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। जनरल पर्पस फ्रेमवर्क को हम प्यार से बोलेंगे जीपीएफ। जनरल पर्पस फ्रेमवर्क का मतलब है एक ऐसा एफआरएफ जो मीट करेगा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ वाइड रेंज ऑफ यूजर, यानी कहीं ना कहीं ये सभी के लिए बना हुआ है। ठीक है सर। अगर मैं स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क बोलता हूं तो मीट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ स्पेसिफिक यूजर्स। अब सर, जो एफआरएफ होता है, हम सबने एक चीज पढ़ रखी है, ये फेयर प्रेजेंटेशन भी हो सकता है, कंप्लायंस फ्रेमवर्क भी हो सकता है। अब सबका सवाल, सर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के एग्जांपल्स बताओ। तो मैंने कहा स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में कुछ स्पेसिफिक यूजर्स है जिनके लिए आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग से बना सकते हो। जिनके लिए आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग से बना सकते हो, ये वैसा ही है जैसे घर में होता है ना, सबके लिए एक जैसी चाय बनती है, सबके लिए एक जैसी चाय बनती है, बट कोई अंकल और आंटी होते हैं वो कहते हैं हमारे लिए अलग से फीकी चाय बनाना, हमारे लिए अलग से फीकी चाय बनाना। यानी वो हो गया स्पेसिफिक यूजर्स, वो हो गए कुछ स्पेसिफिक यूजर्स जिनके लिए आप अलग से चाय बनाते हो। तो ऐसे ही कुछ स्पेसिफिक यूजर्स है जिनके लिए अलग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। अब सर, ये तीन टाइप के यूजर्स कौन है? मैंने कहा सबसे पहले क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के लिए आप अलग से फॉलो करते हो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और उनको देते हो कैश फ्लो इंफॉर्मेशन। जनरली हम क्या यूज करते हैं? अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, बट जस्ट फॉर द क्रेडिटर्स आपने यूज करी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और उनको दी कैश फ्लो इंफॉर्मेशन। इसके अलावा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजंस एस्टेब्लिश्ड बाय रेगुलेटर। तो जो लिस्टेड कंपनीज होती है, जैसा सेबी चाहती है वैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देते हैं। ठीक है सर। फिर कहता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो जब भी आप किसी से पैसा लोगे इन द फॉर्म ऑफ लोन, प्रोजेक्ट ग्रांट, बॉन्ड, तो आपको फिर जिसने भी पैसा दिया है उसके हिसाब से फाइनेंशियल्स बना के देने पड़ेंगे। तो मैंने कहा तीन केसेस याद रखना, तीन स्पेसिफिक यूजर्स है जिनके लिए स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क यूज होता है। कम ऑन, तीन स्पेसिफिक यूजर्स है जिनके लिए स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क यूज होता है। सर कौन? क्रेडिटर, रेगुलेटर, कॉन्ट्रैक्टर। से विद मी, क्रेडिटर, रेगुलेटर, कॉन्ट्रैक्टर। हम इनको प्यार से बोलते हैं सीआरसी टर टर टर, सीआरसी टर टर टर। क्रेडिटर, रेगुलेटर, कॉन्ट्रैक्टर। क्रेडिटर के लिए कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, रेगुलेटर के लिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजंस जैसे वो चाहता है, और कॉन्ट्रैक्टर के लिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जैसा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है वैसे हम फाइनेंशियल्स बना के दे देंगे। क्या ये तीनों के तीनों पॉइंट्स क्लियर है? हाँ सर। अब ऐसे 800 को कुछ नहीं करना, तीन छोटे पार्ट्स में बांट देना। एक्सेप्टिंग द ऑडिट, प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट और रिपोर्टिंग। जैसे हमारे तीनों पार्ट्स कंप्लीट, ऐसे डन डनाडन डन। अब आ जाओ मेरे साथ, सबसे पहले एक्सेप्टिंग द ऑडिट। तो मुझे बताओ इस ऑडिट में सबसे स्पेशल क्या है? स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। तो इसी की एक्सेप्टेबिलिटी देखनी है। तो चेक द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द एफआरएफ एंड डिपेंड्स ऑन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ स्पेसिफिक यूजर्स। कौन स्पेसिफिक यूजर्स? सीआरसी टर टर टर, क्रेडिटर, रेगुलेटर, कॉन्ट्रैक्टर। जैसा ये चाहेंगे उसी के हिसाब से पता चलेगा एफआरएफ एक्सेप्टेबल है या नहीं। अब सर, एक्सेप्टेबिलिटी देखने से पहले देखो एप्लीकेबल एफआरएफ के क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले ये कहता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश्ड बाय ऑथराइज्ड और रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन लाइक आईसीआई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो हमको एएस और इंडियास वगैरह देते हैं। ठीक है सर। इसके अलावा जो लॉ रेगुलेशन है वो भी प्रिस्क्राइब कर सकता है एफआरएफ फॉर स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ एंटिटीज। फॉर एग्जांपल, रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ रेगुलेटर। तो सर कौन सा रेगुलेटर है जो एफआरएफ बता सकता है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था, लिस्टेड एंटिटीज के केस में से भी बता सकता है। तो इतनी सी बात बस आपको समझ के चलनी है कि जो एप्लीकेबल एफआरएफ है वो कहीं ना कोई ऑर्गेनाइजेशन दे सकती है या फिर लॉ रेगुलेशन प्रिस्क्राइब कर सकता है। अब ये कहता है अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रेगुलेटर, तो आपने एक्शंस ऑफ ऐसे 210 फॉलो करने हैं। क्या ये एक्शंस एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है? नहीं, बस इतना लिखा है 210 के एक्शंस फॉलो करो। अब सर, जब आपको एप्लीकेबल एफआरएफ्स पता चल गए, इनमें से एक्सेप्टेबल एफआरएफ कौन सा होगा?
तो ये कहता है कंसीडर द एट्रीब्यूट्स ऑफ ऐसे 210। ऐसे 210 में हमने कुछ चीजें पढ़ी थी जिनको कंसीडर करके देखा जाता है एफआरएफ एक्सेप्टेबल है या नहीं। सबसे पहले नेचर वाले 2 पॉइंट, नेचर ऑफ द एंटिटी, नेचर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेचर ऑफ द एंटिटी में देखेंगे प्रॉफिट एंटिटी है या नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि प्रॉफिट वाली क्या बनाती है, पीएनएल बैलेंस शीट। नॉन फॉर प्रॉफिट वाली क्या बनाती है, रिसीट्स एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इसी तरह देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट सेट है या सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंप्लीट सेट यानी पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट सब बनेगा। सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मान लो कैश फ्लो स्टेटमेंट और उसके रिलेटेड नोट्स। फिर आपने देखना है पर्पस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जीपीएफएस, एसपीएफएस। जीपीएफएस मतलब जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वाइड रेंज ऑफ यूजर्स के लिए। स्पेसिफिक यूजर्स यानी सीआरसी, टर, क्रेडिटर, रेगुलेटर और कॉन्ट्रैक्टर, इनके लिए बन रहा है। प्लस आप लॉ रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट देख सकते हो। फॉर एग्जांपल जो कंपनीज है उनको कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना पड़ता है और उनके फाइनेंशियल्स एज पर एएस या इंडेस बनाए जाते हैं। तो ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो हमने ऐसे 210 में पढ़े थे, मैंने आपको साथ साथ रिवाइज करा दिए। अब इन बातों को घबरा मत जाना, इनको बस आपने समझ के चलना है और कुछ भी नहीं है, ठीक है सर। अब सर एक एग्जांपल दे रखा है आपकी बुक में, सारे बच्चे एग्जांपल समझो, फिर मैं यही पॉइंट्स फटाफट बुक से गो थ्रू करा दूंगा। ये कहता है कि सपोज मान लो हमें वैल्यूएशन करनी है नेट एसेट्स की, क्यों, क्योंकि एक एंटिटी का सेल हो रहा है। तो हम सबको पता है जब भी एंटिटी बिकती है तो परचेज कंसिडरेशन निकलती है नेट एसेट्स के बेसिस पे, यानी एसेट्स माइनस लायबिलिटी। अब सर जो वेंडर है और बायर है ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि भाई जो भी सेलर है ना उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो डेटर्स हैं विच आर ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज, इन पे 100% प्रोविजन बनेगा। क्या ये न्यूट्रल है, नहीं, दिस इज अ वेरी प्रूडेंट प्रोविजन, दिस इज अ वेरी प्रूडेंट प्रोविजन। तो हो सकता है स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वेरी प्रूडेंट एस्टिमेट्स लिए जाएं एज कंपेयर टू जनरल पर्पस फ्रेमवर्क। तो आप बोलोगे दिस इज नॉट न्यूट्रल कंपेयर्ड विद द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एज पर जनरल पर्पस फ्रेमवर्क। तो सारे बच्चे एक बार फटाफट अपनी किताब पे आ जाओ, जितनी बातें अभी तक रिवाइज कराई वापस रिवाइज करा रहा हूं, रिवीजन के अंदर रिवीजन। तो हमने स्टार्ट किया ऐसे 800 स्पेशल कंसिडरेशन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एसपीएफ यानी स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। अब ये कहता है स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क और जनरल पर्पस फ्रेमवर्क में क्या फर्क होता है। सबसे पहले ये देख लो, जो एफआरएफ मीट करता है कॉमन नीड्स ऑफ वाइड रेंज ऑफ यूजर वो है जनरल पर्पस फ्रेमवर्क। जो मीट करता है स्पेसिफिक यूजर्स वो है स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। इसके 3 एग्जांपल क्या है, सीआरसी, टर यानी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश फ्लो इंफॉर्मेशन फॉर क्रेडिटर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजंस ऑफ रेगुलेटर एंड कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है सर। अब हमारा फर्स्ट स्टेज आता है एक्सेप्टिंग द असाइनमेंट। ये किस पे डिपेंड करेगा, एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एफआरएफ, जिसमें आपको नीड्स देखनी पड़ेगी ऑफ द इंटेंडेड यूजर्स, ठीक है सर। सबसे पहले देखो एप्लीकेबल एफआरएफ क्या है, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया, जो लॉ रेगुलेशन ने बताया, सिंपल सी बात है। हाँ सर, अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट मिलता है तो आपने लेने एक्शंस एज पर ऐसे 210, बेसिक सी बात समझ के चलना और कुछ भी नहीं है। फिर ये कहता है सर अगर आपको एक्सेप्टेबिलिटी चेक करनी है तो चेक द एट्रीब्यूट्स ऑफ ऐसे 210। एट्रीब्यूट्स का मतलब शुभम सर ने ऑलरेडी बता दिया कि यही नेचर ऑफ द एंटिटी, नेचर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पर्पस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लॉ रेगुलेशन, इन चीजों को कंसीडर करके आप डिसाइड करते हो एक्सेप्टेबल है या नहीं। वेरी वेरी गुड। फिर हमने ये एग्जांपल भी पढ़ लिया कि नेट एसेट्स को वैल्यू करने के लिए हो सकता है वो एग्री करे ऑन वेरी प्रूडेंट एस्टिमेट्स फॉर अलाउंस ऑन अनकलेक्टेबल अकाउंट रिसीवेबल। अलाउंस ऑन अनकलेक्टेबल अकाउंट रिसीवेबल का क्या मतलब है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो हो सकता है ये न्यूट्रल ना हो एज कंपेयर टू जनरल पर्पस फ्रेमवर्क। क्या ये पूरा का पूरा पार्ट क्लियर है, हाँ सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब आ जाओ सारे बच्चे नेक्स्ट पार्ट पे, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। यही कहीं ना कहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाएगा इस ऐसे का। सर क्या, प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट। प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट में सबसे पहले आपने सारे जितने भी एसेज हैं एप्लीकेबल उनसे कंप्लाई करना है। फिर जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स आपके लिए एप्लीकेबल है उनसे कंप्लाई करना है। अगर आप किसी रिक्वायरमेंट से कंप्लाई नहीं कर पाते, मान लो कोई ऑडिट प्रोसीजर नहीं कर पाते, तो क्या करते हैं हम, ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर करते हैं। क्या ये बेसिक सबको क्लियर है, हाँ सर। अब ये कहता है कुछ एसेज के एग्जांपल्स बता रहे हैं विच रिक्वायर स्पेशल कंसिडरेशन बाय द ऑडिटर। एक एक एग्जाम्पल को अच्छे से डिटेल में समझते हुए चलना, मजा आएगा। सबसे पहले कहता है ऐसे 320 और 315 का मेल जोल। सारे बच्चे बताओ 320 किसकी बात करता है, मटीरियलिटी। मटीरियलिटी का क्या मतलब होता है, एक बार डेफिनेशन रिवाइज कराओ, कम ऑन। मटीरियलिटी का मतलब होता है इट कैन इन्फ्लुएंस। अगर कोई मटीरियल मिसस्टेटमेंट है तो इसका मतलब क्या है कि सर इससे यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिसीजन को फर्क पड़ता है, इससे यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिसीजन को फर्क पड़ता है, यानी इट कैन इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जब मैं मटीरियलिटी निकालता हूं तो क्या मैं पर्टिकुलर चुन्नू,
मुन्नू, सुन्नू, इसके लिए मटीरियलिटी निकालता हूं या वाइड रेंज ऑफ यूजर? सर हम वाइड रेंज ऑफ यूजर के लिए निकालते हैं। तो सारे बच्चे ध्यान रखना, मटीरियलिटी नॉर्मली किसके बेसिस पे निकाली जाती है? जजमेंट अबाउट द मटीरियलिटी इज बेस्ड ऑन कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ ऑल द यूजर। यस और नो? यस सर। अब जब आप स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की मटीरियलिटी निकालोगे तो आप किसकी नीड्स कंसीडर करोगे? सारे यूजर्स की या फिर इंटेंडेड यूजर्स की? सर इंटेंडेड यूजर्स की। तो ये कहते हैं नॉर्मली तो सबकी कंसीडर करते हैं, बट जब आप स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क की बात कर रहे हो, यानी इन एन ऑडिट ऑफ स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसीडर द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ इंटेंडेड यूजर। क्या ये बेसिक बारीकी समझ आ गई? आ गई सर। अब इसी में इन्होंने डाला तड़का कॉन्ट्रैक्ट का। दिस इज द अमेंडमेंट वाला पार्ट, ध्यान से समझना, मजा आ जाएगा। ये कहता है सपोज अगर कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, तो ऐसे 315 कहता है ऑडिटर शुड अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग पॉलिसी। सर जब आपने हमको 315 पढ़ाया था तो क्या ये बात हुई थी? हाँ, एक मिनट रुको, अभी वापस रिवाइज करा देता हूं। सारे बच्चे एक बार फटाफट ऐसे 315 पे आएंगे। आ गए सर। जैसे ही आप 315 पे आओगे, यहां पे आपको एक टॉपिक मिलेगा, ऑडिटर शैल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपको नॉलेज ऑफ द बिजनेस समझना पड़ता है। तो मैं आपको बोलता था जब भी कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं तो हम उसके फैब्रिक की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। तो ऐसे ही जब आप ऑडिट करने जाओगे तो आप बिजनेस के फैब्रिन की अंडरस्टैंडिंग लोगे। सर फैब्रिन का मतलब था एफ फॉर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ए फॉर अकाउंटिंग पॉलिसी, कि जो सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं, बी फॉर इसमें क्या क्या बिजनेस रिस्क हैं, आर आई फॉर रेलिवेंट इंडस्ट्री रेगुलेटरी एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स, एंड एन फॉर नेचर ऑफ द एंटिटी। तो मैंने कहा इसी पॉइंट को मैंने ऐसे 800 से रिलेट किया है। दिस इज द इंटरलिंकिंग दैट आई हैव डन, कि मैंने एंटिटी की अकाउंटिंग पॉलिसी को समझना है। ठीक है, ठीक है सर। वापस आ जाओ 800 पे। आ गए सर। तो ये कहता है ऐसे 315 में शुभम सर ने सिखाया था ऑडिटर शुड अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है सर। अब अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बने हैं, क्योंकि आप यहां पे स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो, हाँ सर, तो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके हिसाब से बनते हैं? सर या तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, या क्रेडिटर के हिसाब से, या रेगुलेटर के हिसाब से, सीआरसी टर। तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बने हैं तो अब आप क्या समझोगे? मैंने कहा अब आप अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं समझोगे, अब आप समझोगे सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। नाउ यू विल अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशन क्या होता है? सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशन क्या होता है? तो ये कहता है सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशन वो होती है, यानी अगर मैंने कोई और इंटरप्रिटेशन अडॉप्ट करी, अगर मैंने कोई और इंटरप्रिटेशन अडॉप्ट करी, यानी अडॉप्शन ऑफ अनदर इंटरप्रिटेशन विल लीड टू मटीरियल डिफरेंस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इट विल लीड टू मटीरियल डिफरेंस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर कुछ भी समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल से समझाओ। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से समझना, सपोज दो एंटिटीज हैं जिसका नाम है रिलायंस और एलएनटी। ठीक है सर। रिलायंस ने 50 करोड़ रुपए का 50 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया? एलएनटी को दिया। बदले में बोला अपने फाइनेंशियल्स इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हमको सबमिट करते रहना। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ सर, ऐसे 800 में लिखा है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करो। अब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि जो भी रेवेन्यू रिकॉग्निशन होगी वो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड में होगी। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड किसके लिए होता है? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में होता है। यानी 60% कंस्ट्रक्शन हो गई तो 50 करोड़ का 60% आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हो सीधी भाषा में। साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज और लिखी है कि जो रिलायंस है इट कैन एनी टाइम टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। अगर रिलायंस को एलएनटी की सर्विसेज पसंद नहीं आती तो वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देगा, कुछ पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो मुझे बताओ ऐसे केस में क्या क्या इंटरप्रिटेशंस पॉसिबल है रेवेन्यू रिकॉग्निशन की? सर पहली इंटरप्रिटेशन तो ये पॉसिबल है कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन पीओसीएम पे होना चाहिए। पीओसीएम का मतलब है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड, या फिर क्योंकि सेकंड कंडीशन है कि रिलायंस कभी भी टर्मिनेट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, तो आप वेट करो कॉन्ट्रैक्ट के कंप्लीट होने का। जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा तभी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। तो मान लो एलएनटी ने ये इंटरप्रिटेशन चुन ली कि हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड पे। ठीक है सर। तो एक बात बताओ, अगर ये इस इंटरप्रिटेशन को नहीं चुन के इसको चुनते, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल डिफरेंस आ जाते रेवेन्यू रिकॉग्निशन में? हाँ सर। कई साल तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज ही नहीं होता, कई साल रेवेन्यू रिकॉग्नाइज ही नहीं होता, और सारे साल बीतने के बाद कॉन्ट्रैक्ट के कंप्लीशन के बाद रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होता है। यस और नो? यस सर।
तो कहीं ना कहीं जब एल ने ये इंटरप्रिटेशन चुनी कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन शुड बी ऑन परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड, दिस इज अ सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि अगर वो ये नहीं चुनता और ये चुनता तो मटेरियल डिफरेंस आ जाता, कहीं ना कहीं मटेरियल डिफरेंस आता फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो यही बात आपकी यहां पे लिखी हुई है, वापस एक बार वापस गो थ्रू कराता हूं, मजा आ जाएगा। तो ये कहता है एनसे 315 में शुभम सर ने पढ़ाया था, अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है सर। अब क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बन रहे तो अकाउंटिंग पॉलिसी भी उसी के हिसाब से होगी, यानी अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशन मतलब जिसके केस में अगर आप कोई और इंटरप्रिटेशन अडॉप्ट करते हैं, अडॉप्शन ऑफ अनदर रीजनेबल इंटरप्रिटेशन विल लीड टू मटेरियल डिफरेंस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या ये पूरी की पूरी लाइन अब समझ आ गई? हाँ सर। इज द पार्ट 1 क्लियर? सर पार्ट 1 तो क्लियर हो गया। अब इसी के अंदर एक छोटा सा पार्ट और है, पार्ट नंबर 2। अब सर पार्ट नंबर 2 क्या कहता है? ये कहता है अगर स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बने हैं, ठीक है सर, तो मैनेजमेंट कैन एग्री अ थ्रेशहोल्ड बिलो विच मिस स्टेटमेंट विल नॉट बी करेक्टेड। तो हो सकता है एल&टी की जो मैनेजमेंट है वो रिलायंस के साथ एग्री कर ले कि एक अमाउंट है जिसके नीचे हम मिस स्टेटमेंट्स को करेक्ट नहीं करेंगे। तो क्या इसका यह मतलब है ऑडिटर को अब मटेरियलिटी निकालने की जरूरत नहीं? आंसर इज नो। अब भी ऑडिटर को मटेरियलिटी निकालनी पड़ेगी। स्टिल द ऑडिटर हैज टू डिटरमाइन द मटेरियलिटी एज पर एसए 320। तो अगर मैं इस एग्जांपल को कंटिन्यू करूं तो वापस देखो क्या कहता है। यह कहता है एल&टी इज रिक्वायर्ड टू सबमिट द अकाउंट्स टू रिलायंस, ये हमको पता है। एनी मिस्टेक बिलो 20 lakhs विल नॉट बी करेक्टेड, यानी इट विल बी इग्नोर्ड। तो सर क्या मैं 20 लाख को मटेरियलिटी मान लूं? नहीं। ऑडिटर इज स्टिल रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द मटेरियलिटी एज पर एसए 320। क्या अब पूरा का पूरा केस क्लियर हो गया? हाँ सर। तो 3 बातें आपने इसमें ध्यान रखनी है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर केस नंबर 1, केस नंबर 2। एक बार मैं आपको फटाफट रिवाइज करा देता हूं। इंट्रोडक्शन क्या था? जो मटेरियलिटी होती है वो किसकी नीड्स के हिसाब से होती है? कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द यूजर। बट क्योंकि आप स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो तो आप किसकी नीड्स कंसीडर करोगे? स्पेसिफिक यूजर्स, CRC, टर, क्रेडिटर, रेगुलेटर, कॉन्ट्रैक्टर। केस नंबर 1, ऐसे 315 ने कहा था आपको समझनी है अकाउंटिंग पॉलिसी, बट क्योंकि अब आप कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो तो अब आप क्या समझोगे? सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि अगर मैं इस इंटरप्रिटेशन की जगह कोई और इंटरप्रिटेशन लेता तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल इंपैक्ट आता। ठीक है सर। अब केस नंबर 2, अगर इनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि इस अमाउंट के नीचे हम मिसस्टेटमेंट को ठीक नहीं करेंगे, इस अमाउंट के नीचे मिसस्टेटमेंट को ठीक नहीं करेंगे, यानी अ थ्रेशोल्ड बिलो विच मिसस्टेटमेंट विल नॉट बी करेक्टेड, डू आई स्टिल नीड टू कैलकुलेट द मटेरियलिटी? आंसर इज यस। ऑडिटर इज स्टिल रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द मटेरियलिटी एज पर एसए 320। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। तो यहां आपका ऐसे 320 और 315 वाला पार्ट डन। नाउ सर एक 2 छोटे केस और हैं। सबसे पहले ऐसे 260 की बात करते हैं। 260 टॉक्स अबाउट कम्युनिकेशन विद TCWG। तो ये कहता है ऐसे 260 में लिखा है आपको डिसाइड करना है कौन है वो एप्रोप्रिएट पर्सन्स इन द गवर्नेंस स्ट्रक्चर जिनके साथ आप कम्युनिकेट करोगे। अब TCWG का काम क्या था? ओवरसाइट करना, ओवरसाइट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। अब एक बात बताओ, क्या GPFS और SPFS का जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस है अलग होगा? हाँ। जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग तरह से बनेंगे, स्पेशल पर्पस अलग तरह से बनेंगे। क्योंकि इनका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस अलग है तो ओवरसाइट रखने वाले भी लोग भी अलग हो सकते हैं। हाँ, ओवरसाइट रखने वाले भी अलग हो सकते हैं। मैंने कहा नहीं पक्का होंगे, मैं कह रहा हूं हो सकते हैं। हो सकता है ओवरसाइट रखने वाले लोग अलग हो। तो ये कहते हैं दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरसाइट ऑफ SPFS may be different from GPFS। कहीं ना कहीं SPFS वाले लोग जो इस पे नजर रख रहे हैं वो GPFS वालों से अलग हो सकते हैं। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। ऐसे 700 में सिंपल सी बात है, फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो यहां तक बताया एक बार फटाफट आपको बुक से भी गो थ्रू करा देता हूं तो बढ़िया वाला मजा आ जाएगा। सारे बच्चे इधर देखो, कंसीडरेशंस व्हेन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट। तो सबसे पहले बेसिक्स है जिनको आपने बस रीड करके चलना है। ऐसे 200 कहता है ऑडिटर को कंप्लाई करना चाहिए विद ऑल द एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। एथिकल रिक्वायरमेंट मतलब जो भी कोई प्रोफेशनल में
क्वालिटीज होनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर, ठीक है सर। प्लस जितने भी ऐसे रेलिवेंट टू ऑडिट है उनसे कंप्लाई करो। फॉर एग्जांपल अगर इंटरनल ऑडिटर की बात करूं, कंपनी में इंटरनल ऑडिटर ही नहीं है तो फिर ऐसे 610 भी नहीं लगेगा, ठीक है सर। फिर ये कहता है कंप्लाई विद ईच रिक्वायरमेंट ऑफ द ऐसे अनलेस इंटायर ऐसे और रिक्वायरमेंट इज नॉट रेलिवेंट। फॉर एग्जांपल ऐसे 501 ने कहा था इन्वेंट्री काउंट अटेंड करना, कब? अगर इन्वेंट्री मटेरियल है, तो अगर इन्वेंट्री मटेरियल नहीं तो मैं अटेंड भी नहीं करूंगा काउंट, ठीक है सर। ये बेसिक बातें समझ आती है ना? हाँ सर। कहता है एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस में जब आप मेन ऑडिट प्रोसीजर ना कर पाओ तो ऑल्टरनेट कर लेना। तो मान लो डेटर और क्रेडिटर से कंफर्मेशन नहीं मिलती तो हम क्या करते थे? ऑल्टरनेट प्रोसीजर। तो इन बातों को तो सिर्फ रीड करके चलना और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आता है मसाला। सारे के सारे बच्चे मसाले पे फोकस करेंगे, कम ऑन द बोर्ड। सबसे पहले हम 3 एसेस के स्पेशल सर्कमस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं, 320, 260 और 700। 320 की बात करते हैं। जजमेंट अबाउट द मैटर्स मटेरियल इज बेस्ड ऑन द कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द यूजर। बट क्योंकि आप एसपीएफएस को ऑडिट करो तो आप कंसीडर करोगे नीड्स ऑफ इंटेंडेड यूजर। अब इसमें लगा ला मसाला ऐसे 315 का कि शुभम सर ने कहा था अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग पॉलिसी, बट क्योंकि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बने हैं तो अंडरस्टैंड अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं, अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब इंटरप्रिटेशन सिग्निफिकेंट तब है जब आप कोई और रीजनेबल इंटरप्रिटेशन लेते तो मटेरियल डिफरेंस आ जाता, ठीक है सर। केस नंबर 1 तो हम सबको क्लियर हो गया। अब केस नंबर 2, अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा है कि जो इंटेंडेड यूजर्स हैं उनके साथ आपने एग्री किया है कि इस अमाउंट के नीचे हम मिसस्टेटमेंट को करेक्ट नहीं करेंगे, तो क्या ऑडिटर मटीरियलिटी नहीं निकालेगा? मैंने कहा नहीं, ऑडिटर को फिर भी मटीरियलिटी निकालनी पड़ेगी एज पर ऐसे 320। अब ये कहता है कि टीसीडब्ल्यूजी के केस में ऐसे 260 कहता है पहचानो कौन है टीसीडब्ल्यूजी, आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट पर्सन इन द गवर्नेंस स्ट्रक्चर जिनसे कम्युनिकेट करना है। कई बार टीसीडब्ल्यूजी ही मैनेजमेंट भी हो सकती है, ठीक है सर। अब जब जीपीएफएस का भी होते हैं, जीपीएफएस मतलब जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनते हैं, तो जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ओवरसाइट ऑफ एसपीएफएस दे मे बी डिफरेंट फ्रॉम दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर जीपीएफएस, यानी इन दोनों के टीसीडब्ल्यूजी अलग अलग हो सकते हैं। समझ गए सर। फिर ऐसे 700 कहता है फॉर्मिंग एन ओपिनियन रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर ऐसे 700। अब सर 700 में क्या क्या नई चीजें आई हैं, रेडी हो जाओ। 700 में क्या क्या चीजें नई आई हैं, रेडी हो जाओ। सारे बच्चे यहां पे फोकस करना, मजा आएगा, ठीक है सर। ऑडिट रिपोर्ट के स्पेशल पॉइंट्स ये सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम जनरली 700 में क्या देखते थे? चेक इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडिक्वेटली डिस्क्राइब द एप्लीकेबल एफआरएफ। हमारे यहां पे एप्लीकेबल एफआरएफ किस पे डिपेंड करता है? कॉन्ट्रैक्ट पे। तो अब आप चेक करोगे इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एज पर द कॉन्ट्रैक्ट दे एडिक्वेटली डिस्क्राइब सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब है? कोई और इंटरप्रिटेशन ली होती तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल डिफरेंस आ जाता। ये बेसिक बात समझ गए सर। प्लस ये कहता है ऑडिट रिपोर्ट शुड ऑल्सो डिस्क्राइब, क्या क्या बताना चाहिए? स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, हाँ तो पर्पस बताओ। ओ, तुमने स्पेसिफिक यूजर्स के लिए बनाया है, हाँ इंटेंडेड यूजर्स बताओ। एंड साथ ही साथ इसको लेके एसपीएफएस में नोट होगा तो उस नोट को भी आप रेफर करके चलोगे। तो स्पेशल पर्पस का पर्पस बताया, स्पेसिफिक यूजर्स के यूजर्स बताए, और एसपीएफएस में जो नोट है जिसमें ये इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको भी आप रेफर करके चलो, ठीक है सर। इस पॉइंट को स्टार मार्क कर रहा हूं बिकॉज इससे मिलता जुलता एक पॉइंट मैं आगे कराने वाला हूं। अगर मैनेजमेंट के पास चॉइस ऑफ एफआरएफ्स है तो जो ऑडिट रिपोर्ट में सेक्शन आता है ना मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, हाँ वहां पे यू विल ऑल्सो रेफर टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिटरमाइनिंग एप्लीकेबल एफआरएफ। ये एमसीक्यू में आ सकता है। अब अगर आप कैन भी कम्युनिकेट करो इन द ऑडिट रिपोर्ट तो ऐसे 701 भी अप्लाई होगा। प्लस ये कहता है ऐसे 720 का गेम क्या है? तो सारे बच्चे मुझे बताओ ऐसे 720 किसकी बात करता था? ऐसे 720 किसकी बात करता था सर? वो बात करता था एनुअल रिपोर्ट की। तो अगर आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं और जो बातें एनुअल रिपोर्ट में लिख रखी हैं इनके बीच में कोई मटेरियल डिफरेंस होता है तो ऐसे 720 बोलता है कि उसको देख के चलो कुछ है तो नहीं। तो 720 बस ये कहता था एनुअल रिपोर्ट को रीड कर लो ये देखने के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिपोर्ट में कोई मटेरियल डिफरेंस तो नहीं है। इतनी सी बात हमने सीखी थी, हाँ सर। तो यहां पे ये कह रहा है कि सपोज अगर कोई रिपोर्ट है जिसके अंदर एसपीएफएस आ रहा है, जिसके अंदर एसपीएफएस की इंफॉर्मेशन आ रही है, तो उस रिपोर्ट को आप एनुअल रिपोर्ट मान लोगे एज पर ऐसे 720। क्या ये बेसिक बात समझ आती है? हाँ सर। अब सर एक बात बताना,
जो मेरी ऑडिट रिपोर्ट है जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली, उसमें मुर्ग सेक्शन है, मटेरियल अनसर्टिनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। ठीक है सर, मटेरियल अनसर्टिनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न वाला सेक्शन मैंने डाल रखा है, मतलब एंटिटी में कोई मटेरियल अनसर्टिनिटी है गोइंग कंसर्न को लेकर, तो मैंने ये सेक्शन डाल दिया। ठीक है, अब इसके बारे में मैं रेफरेंस अपनी ऑडिट रिपोर्ट में देना चाहता हूं फॉर एसपीएफएस, तो कौन सा पैरा डालूं सर? एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा तो नहीं डाल सकते। क्यों? एम्फेसिस ऑफ मैटर तब डाला जाता है जब आपको रेफर करनी होती है कोई चीज जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रही है, ऑडिट रिपोर्ट में नहीं आ रही, तो ईओएम पैरा तो नहीं आएगा, तो कौन सा पैरा आएगा? ओम पैरा। अब इस ओम पैरा के थ्रू आप बोल सकते हो देयर इज अ मुर्ग पैरा इन द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ जीपीएफएस। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आया? हाँ सर। फिर सर लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको यूजर्स को अलर्ट करना है, क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से बने हैं, तो कैसे अलर्ट करोगे? तो सबसे पहली बात, अलर्ट करना क्यों है? अलर्ट करना क्यों है तो मैं आपको बताता हूं। ये जो स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, हाँ सर, कई बार ये कंपनी की वेबसाइट पे वैसे ही पड़े हुए होते हैं, कई बार ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज की वेबसाइट पे भी पड़े होते हैं, तो हो सकता है स्पेसिफिक यूजर्स के अलावा, हो सकता है स्पेसिफिक यूजर्स के अलावा कोई और भी इन फाइनेंशियल्स को देख ले, तो उन और लोगों को जिनके लिए फाइनेंशियल बने नहीं है, उनको समझाना जरूरी है कि ये सबके लिए नहीं है, उनको समझाना जरूरी है कि ये सबके लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक यूजर के लिए है। तो देखो क्या कहता है, आप एक बात समझना, जो स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है दे कैन बी यूज्ड फॉर अदर पर्पस। क्यों सर? क्योंकि रेगुलेटर हो सकता है एंटिटीज को बोले कि आप अपने एसपीएफएस को पब्लिक रिकॉर्ड पे रखो, क्योंकि पब्लिक रिकॉर्ड पे कोई और भी यूज कर सकता है। तो इसी मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड दिस मिसअंडरस्टैंडिंग, इट इज इंपॉर्टेंट टू अलर्ट द यूजर्स यूजिंग एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा। आप एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा यूज करोगे जिसमें आप बताओगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेशल पर्पस के हिसाब से बने हैं, एसपीएफ के हिसाब से बने हैं, क्योंकि स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से बने हैं, सो मे नॉट बी सुटेबल फॉर एनी अदर पर्पस। क्या पर्पस वाली बात क्लियर है? हाँ सर। क्या सिर्फ स्पेशल पर्पस के हिसाब से बने हैं या फिर स्पेसिफिक यूजर्स के लिए बने हैं? मैंने कहा दोनों। तो जब आपने स्पेशल पर्पस की बात कर ली तो यह भी इंडिकेट कर देना दे आर ओनली फॉर स्पेसिफिक यूजर्स, so should not be distributed or used by other party. So they should not be distributed or used by other parties. इस तरह से आपने EOM पैरा डालना है। तो EOM पैरा में दो बातें मत भूल जाना, फिर से बता रहा हूं। क्या? They are prepared using special purpose framework, so not suitable for any other purpose. They are for specific users, so not to be distributed, not to be used by any other user. क्या ये बातें क्लियर हैं? हाँ सर। अब आ जाओ किताब से, तुमको सारी चीजें एकदम बढ़िया तरीके से समझ जाएंगी। कम टू द बुक नाउ, लेट्स डिस्कस फ्रॉम द बुक। एंड ये चैप्टर डन डना डन डन, क्या बढ़िया मजा आ जाएगा। देखो क्या कहता है, ऐसे 700 कहता है इवेल्युएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एप्लीकेबल एफआरएफ को दिखाते हैं। हमारे यहाँ एप्लीकेबल एफआरएफ क्या हो जाती है? सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है सर। अब ये कहता है ऑडिट रिपोर्ट में तीन चीजें दिखनी चाहिए, पर्पस, इंटेंडेड यूजर और रेफर टू द नोट इन एसपीएफएस। ये चीज हम ऑडिटर कैसे दिखाते हैं? थ्रू दिस ईओएम पैरा ओनली। थ्रू दिस ईओएम पैरा ओनली आप कहीं ना कहीं ये बोलते हो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से बने हैं, एंड साथ ही साथ आप यूजर वाली बात भी यहां पे कर लेते हो। डोंट वरी, मैं वापस एक बार इसको यहां पे गो थ्रू करा दूंगा। ठीक है सर। अगर मैनेजमेंट के पास चॉइस ऑफ एफआरएफ है तो ये बात उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप डाल सकते हो कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सही एफआरएफ चुनना। अगर ये कैम रिपोर्ट कर रहे हैं तो 701 भी लगेगा। 720 के हिसाब से अगर कोई भी रिपोर्ट है जिसमें एसपीएफएस है, ठीक है, उसको हम एनुअल रिपोर्ट का दर्जा दे देंगे। अब ये रिपोर्ट किसके लिए? ओनर्स के लिए या सिमिलर स्टेक होल्डर्स? सिमिलर स्टेक होल्डर्स का मतलब है स्पेसिफिक यूजर। स्पेसिफिक यूजर यानी सीआरसी, टर क्रेडिटर, रेगुलेटर या कॉन्ट्रैक्टर, जिसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं। ये बेसिक बात बस समझ के चलनी है। फिर ये कहते हैं ऐसे 706 के हिसाब से आप अदर मैटर पैरा डाल सकते हो अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन रेफर करनी है जो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट रिपोर्ट में है। तो अगर जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट रिपोर्ट में मुर्ग सेक्शन है, इसको रेफर करने के लिए आप अदर मैटर डाल सकते हो। तो सर आपने यही तो बात सिखाई थी, मैंने तुमको यही तो बात सिखाई थी सिंपली, कि अगर जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट रिपोर्ट में मुर्ग सेक्शन है तो एसपीएफएस की ऑडिट रिपोर्ट में इसको रेफर करने के लिए आप अदर मैटर पैरा डाल सकते हो। इजी पीजी सर। फिर इसके बाद कहता है यूजर्स को अलर्ट करने के लिए कौन सा पैरा आएगा? ईओएम पैरा। तो ईओएम पैरा में आप बोलोगे इट्स अ स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क नॉट सुटेबल फॉर एनी अदर पर्पस। ये एक सेपरेट सेक्शन में आएगा जिसकी हेडिंग होगी एम्फेसिस ऑफ मैटर। अब इसका एग्जांपल देख लो, अगेन वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी। हम एक नोट पे अटेंशन ड्रॉ करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जहां पे हमने बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बता रखा है। फिर पहली चीज क्या आएगी?
स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से बने यानी एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, सो नॉट सुटेबल फॉर एनी अदर पर्पस। दूसरी चीज क्या थी, इट इज फॉर द स्पेसिफिक यूजर्स, यानी जो भी कंपनी है और उसका क्लाइंट, सो नॉट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड और यूज्ड बाय एनी अदर पर्सन। और ईओएम पैरा के एंड में हमेशा एक लाइन आती है, अवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड, अवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड। तो मैं बोलूं 4 चीजें आएंगी सर, क्या? 2 बेसिक चीजें, 2 बेसिक चीजें। पहली बेसिक चीज क्या है, अटेंशन ड्रॉ करना। दूसरी चीज क्या है, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क की बात करना। तीसरी चीज क्या है, मैंने कहा यूजर्स की बात करना। एंड चौथी चीज है, अवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड। क्लियर है? क्लियर है सर। अब सर जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन और यूज की बात की थी वो यहां लिखी है, वो यहां लिखी है कि इन एडिशन टू अलर्ट आप बोल सकते हो कि दिस रिपोर्ट इज रिस्ट्रिक्टेड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन और यूज। अब आ जाओ 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, इनसे और क्लैरिटी मिल जाएगी। सबसे पहले सीए ललिता, शी इज ऑफर्ड द प्रोफेशनल वर्क ऑफ द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एज पर अ लोन एग्रीमेंट। क्या मैं बोल दूं लोन एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? हाँ सर, यानी स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। तो इसने इसको एक्सेप्ट किया और इस बारे में बताया, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा। इज इट प्रॉपर? यस इट इज प्रॉपर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2, CA Lakshmi has prepared a draft audit report as per the financial reporting provisions of a contract. Again, contract का क्या मतलब है? Special purpose framework. ठीक है सर। Besides, she has also drawn the attention in the draft audit report to note A, which describes the basis of accounting. क्या हमें पहला चीज यही करनी थी EOM पैरा में? नोट पे रेफरेंस ड्रॉ करना था। हाउ शी कैन इंश्योर दैट द रिपोर्ट विल नॉट बी मिसयूज्ड, ड्राफ्ट अ सूटेबल पैरा। तो वही तो पैरा बनाना है जो मैंने यहां पे सिखाया, EOM पैरा। हाँ सर, 4 चीजें क्या आएंगी, ड्रॉ द अटेंशन, दूसरी चीज स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, सो नॉट सुटेबल फॉर एनी अदर पर्पस, तीसरी चीज इट इज फॉर द स्पेसिफिक यूजर्स नॉट फॉर अदर यूजर्स, एंड चौथी चीज अवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड। तो वापस अगर आप देखो, मैं आपको चारों की चारों चीजें इस वाले पैरा में वापस दिखा देता हूं। आर यू पीपल रेडी? यस सर। पहली चीज जो इस रिपोर्ट में आनी चाहिए सर, क्या? वी ड्रॉ द अटेंशन टू द नोट। मिल गई? मिल गई। दूसरी चीज यहां पे क्या आनी चाहिए, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से यानी कंप्लाई विद द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क हो गया, सो नॉट सुटेबल फॉर एनी अदर पर्पस। ठीक है। तीसरी चीज, इट इज इंटेंडेड ओनली फॉर एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड, जो हमारे यूजर्स हैं, सो नॉट फॉर अदर पार्टीज। तो ये तीसरी चीज भी आ गई। और अगर आप चाहो तो चौथी चीज भी डाल दो, अवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड, हमारा ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है। तो ये पूरा का पूरा क्या ही बन जाएगा, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा। ये कहीं ना कहीं आपका एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा ही बन जाएगा। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। तो अगर आप ऐसे 800 की रिवीजन कर रहे हो तो मैं बताऊं 3 की एरियाज में आपको हमेशा फोकस करके चलना है। सर कौन सा? पहला एरिया तो यही है, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा आपको बनाना आना चाहिए, जिसमें आपको 4 एलिमेंट्स कवर करने हैं। दूसरा एरिया जो आपको पता होना चाहिए कि भाई अब जो जीपीएफएस में कोई ऐसी चीज है जिसको आपको रेफर करना है एसपीएफएस की ऑडिट रिपोर्ट में, तो फिर आप अदर मैटर पैरा डालोगे। एंड तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो यही है कि भाई एग्जांपल्स ऑफ एसेस विच रिक्वायर स्पेशल कंसिडरेशन बाय ऑडिटर। तो एक एग्जांपल आ गया 320 और 315 वाला, दूसरा आ गया 260 वाला कि दोनों के टीसीडब्ल्यूजी अलग अलग हो सकते हैं, जीपीएफएस के भी और एसपीएफएस के भी। एंड तीसरे पॉइंट में आप एसए 700 का बस 1 लाइनर ये रेफरेंस दोगे, फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यहां आपकी एसए 800 की रिवीजन along with the amendment in detail and with all the question gets done. I hope you enjoyed this session. कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा, एंड यस स्टे ट्यून फॉर मोर सच सेशंस। तब तक के लिए हम मेरा ही ऑडिट के फिर मिलेंगे चलते चलते। अभी अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो डू लाइक इट, एंड यस स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। CRC टर क्रेडिटर रेगुलेटर कॉन्ट्रैक्टर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।